मैं एक्सरसाइज 3.2 कर रहा हूँ चैप्टर 3 की। इसके दो पहला क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें अब करना है। उसमें है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 upon A2, B1 upon B2 एंड C1 upon C2। पहले ये कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप दो लाइंस आपकी इक्वेशन दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये ABC रियल नंबर्स हैं, दोनों ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने A1 B1 इस वजह से लिख दिया है कि जनरल हम ले रहे हैं। ये वैसे एक्चुअली क्या है, नंबर से 2 3 √3 √5, ये फर्स्ट और 1 2 3 जो है 1 1 जो है ये शो कर रहा है हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन है। A2 शो कर रहा है, ये सेकंड इक्वेशन है A2x प्लस B2y। दोनों ही नंबर है, इसको ध्यान में रखिए, कभी कंफ्यूज हो गए A1 A2 क्या आ गया। ये जो है नंबर्स हैं। जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, जो है नंबर लिखा हुआ A1 है, जो y का कोफिशिएंट है B1 है, जो C1 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो C1 है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2 है, y का कोफिशिएंट B2 है और कांस्टेंट टर्म जो है C2 है। इस तरह की आपको दो इक्वेशन दे रखी है और इनके आपने ग्राफ ड्रॉ किए, तो क्या होगा, या तो ये केस आ जाएगा कि दोनों लाइनें जो हैं पैरेलल होंगी, ये ठीक है, या ऐसा होगा कि दोनों लाइन्स को आप ड्रॉ करें तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर काट रही हैं। तीसरा केस ये हो सकता है, आपने दो पॉइंट पहली इक्वेशन ड्रॉ की, वो मान लीजिए ये आ गई आपके पास, इस पर जो आपने दो सॉल्यूशन निकाले थे, एक ये आ गया और एक ये आ गया AB। अब दूसरी इक्वेशन के अभी आपने सॉल्यूशन निकाले, उन्हें प्लॉट करना शुरू किया ग्राफ पेपर, ऐसे ग्राफ पेपर पे होगा ना, उसके भी पॉइंट C ये आ गया, C ये पॉइंट D आ गया, अब इसे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी लाइन आ रही है। तो ऐसी लाइन्स को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे पर हैं लाइन्स, ठीक है ना। और इनकी इक्वेशन बहुत, ये इक्वेशन से आप सीधा देख के बता सकते हैं बगैर ग्राफ ड्रॉ, इनको बगैर ग्राफ ड्रॉ किए हमें ये मालूम करना है कि कॉन्सिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। इसका केस सबसे आसान है कि अगर A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 इज इक्वल टू C1 upon C2 होगा, तो हम कहेंगे ये लाइनें जो हैं ओवरलैप कर रही हैं और जिसे कहते हैं कॉन्सिडेंट, ठीक है। याद रहेगा कि अगर ये रेशो जो है, ये नंबर बटा ये नंबर, ये नंबर बटा ये नंबर, ये नंबर ये बटा ये नंबर, ये तीनों बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कॉन्सिडेंट। और जो है इस केस के अंदर इंटरसेक्टिंग में, ये मैं ऊपर और नुमाया के साफ साफ लिख देता हूँ, कॉन्सिडेंट, ये इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल, ठीक है। तो इस केस में जब ये दोनों जो हैं, ये लाइनें जो हैं इंटरसेक्टिंग लाइनें, वो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ, A1 upon A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 upon B2। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे ये बटा ये बराबर नहीं है इसके, तो हमें आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं से मालूम हो जाएगा कि लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है। अगर ऐसा हो, ये पहले दो तो बराबर आ जाएँ, A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2, ये दोनों, तो दो केस बनते हैं। तो ये वाला केस आएगा C1 upon C2 इक्वल ना हो, C1 upon C2 इक्वल होगा। ये दोनों केसेस में ये केस तो हमारे पास यही ख़त्म हो जाता है, सिर्फ इस केस को दिख रहे हैं C1 upon C2, ठीक है। अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं तो A1 upon A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 upon B2, यानी दिस अपॉन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इन केस द लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है तो लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तीसरे केस के अंदर ये रेशो मालूम की, तीनों की रेशो बराबर आ गई, तो हम कहेंगे कि लाइन्स कॉन्सिडेंट है। पहले क्वेश्चन में हमें यही देखना है, तो उसको हम देखते हैं। पहली इक्वेशन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें वो आपको इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड इक्वेशन इज 7x प्लस 6y माइनस 9
इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है तो मैं सब A1 A2 अलग अलग लिख देता हूँ। A1 जो है पहली इक्वेशन का है, A1 इज इक्वल टू 5 एंड B1 इज इक्वल टू, देखिए एक बात यहाँ पे ख्याल रखना है, विद माइनस साइन आएगा, -4, ऐसा नहीं सिर्फ 4 लिख दें। C1 जो है वो है 8, ठीक है। ऐसे ही A2 कितना आएगा, A2 होगा 7, A2 हो जाएगा 7, ठीक है। और B2 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट बनाना जरूरी नहीं, मैंने सिर्फ आपको एम्फेसाइज करने के लिए लिख दिया। B2 बल्कि बनाना ही नहीं चाहिए ब्रैकेट। B2 इज इक्वल टू 6, ठीक है, ताकि आप इसे नोट कर सकें कि भाई इन दोनों का ताल्लुक है। और C2 इज इक्वल टू -9, फिर दोबारा साइन के साथ लिखना है -9, ये आपके पास आ जाएगी। इस तरह से A1 A2 C1 C2 ये सब आ गए। अब आप निकालना शुरू करेंगे जो इन्होंने कहा है A1 अपॉन A2। तो पहले हमने A1 अपॉन A2 निकाला, A1 अपॉन A2 आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 5/7। B1 अपॉन B2 निकाला, वो आ गया है हमारे पास -4/6। इसे कैंसिल कर लेना चाहिए, 2 to the 4 2 to the 6 -2/3। यहाँ से हमें ये मालूम हो गया कि A1 अपॉन A2 जो, अब हमें जब A1 ये मालूम हो गया है दोनों नंबर बराबर नहीं है, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हमें आगे चलने की ज़रूरत नहीं। C1 अपॉन C2 को देखना नहीं कि वो बराबर है या नहीं बराबर है, वो बराबर हो या ना बराबर, उससे कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ इससे आगे। और हमारे पास ये केस आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन्स का, इम्प्लाइज दैट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सही है। तो सिर्फ यही आपको बताना था, अभी सॉल्व नहीं करना है इन्हें, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अब जो है दूसरा पार्ट ले लेते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट्स में ये हो गया ना, हमें सिर्फ ये बताना था कि लाइन्स पैरेलल है, पॉइंट पर कट कर रहे हैं, पैरेलल है, कॉन्सिडर, हमने बता दिया इंटरसेक्टिंग। अब आ जाइए आप सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में इन्होंने दे रखा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दोनों लाइन है, इन्हें चेक करना है कि भाई पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं, कोइंसिडेंट हैं, ये देखना है आपको। तो यहाँ पर भी हमें, मैं लिख लेता हूँ अभी भी, A1 अपॉन A2 कितना हुआ, अब कि मैंने अलग अलग वैल्यू नहीं लिखी, जैसे यहाँ पर लिखी थी कि ये A1 इतना है, तो ये होगा A1, एक्स के कोफिशिएंट जो है 9/18। पहली लाइन A1 जो है पहली का इक्वेशन को शो कर रहा है, A2 दूसरी इक्वेशन को, 9/18। इसे आपको कैंसिल कर लेना चाहिए, 9 1 9 9 2 18 1/2। अब आप B1 अपॉन B2 देखिए, B1 अपॉन B2 आप देख सकते हैं 3/6 1/2। अब C1 अपॉन C2 देखिए, ये आ गया 12/24 और 12 दूनी 24 होता है आपको, तो 1/2 आ गया। इन ईच केस A1 अपॉन A2 इज 1/2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1/2, C1 अपॉन C2 इज 1/2। इसका मतलब है सीधा ये केस आ रहा है, ठीक है। वी हैव, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वी हैव A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये केस हमारे पास आ गया है। और इससे हम लिख सकते हैं लाइन्स आर कैसी हैं, कॉन्सिडेंट्स, लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, ठीक है। ये हमारे पास लाइन्स कौन, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा और आगे कुछ है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यानी लाइन ऐसी आएंगी, आप जब इन्हें ड्रॉ करेंगे तो पहली इक्वेशन जैसे ये आ गई तो दूसरी इक्वेशन के भी इसी पे पॉइंट आ जाएंगे। तीसरा पार्ट जो है इसमें 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, पहली इक्वेशन है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0,
और दूसरी इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, एंड लिख देता हूँ बल्कि और की जगह एंड। दूसरी इक्वेशन इधर लिखी गई है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सही है। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। a1 है 6, b1 है माइनस 3, c1 है 10। यहाँ a2 है सेकंड इक्वेशन का है तो a2 आएगा, a2 2 है, b2 माइनस 1 है। यस, इस पर नोट करिए, ये माइनस वाई लिखा हुआ है, इट मीन्स माइनस 1y1। ये हमेशा याद रखिए, 2y ये 1 छुपे हुए होते, तो यहाँ तो खैर इसको छोड़िए, तो इसका कोफिशिएंट है -1। वाई नहीं लिखते, अक्सर बच्चे वाई लिख जाते हैं यहाँ पर, तो ये जो नंबर है जो कि यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहा वो -1 है, c2 जो है 9 है। तो अब a1/a2 निकालते हैं हम, 6/2 जो कि आप देख सकते हैं 3 के इक्वल आ गया। b1/b2 देखिए वो आ गया -3/-1, ये -1 है, फिर मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों बराबर आ गए। तो अब c1/c2 देखना है हमें, c1/c2 ये आ गया 10/9, ये 10 है 9। अब ये देख सकते हैं दो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। वी हैव क्या है हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि लाइन्स आर, कैसी लाइन होंगी, पैरेलल। ये केस होता है, देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1। लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कि मैंने छोटी कॉपी, उससे पहले जो होता रहा कभी कभी ये कैमरे, ये मेरा हाथ आगे चला जाता और कैमरे से बाहर निकल जाता, तो इसलिए मैंने छोटी कॉपी ख़रीद कर देखी है कि देखते हैं इसमें क्या है। उन क्वेश्चन उसमें आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये मत सोचिए पेन बाहर निकल रहा है, क्योंकि जो एक्सप्लेन किया गया वो पूरा है। कभी कभी वो एक आध सेंटेंस ये लाइन जैसे ड्रॉ की वो हो गई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको समझने में कोई इतनी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अगर आपका सब्सक्राइब या बहरहाल जो भी ज़रूरत पड़े तो उसको सिर्फ इस वजह से मत रद्द कीजिएगा। ऑन क्वेश्चन नंबर 3, जोश में वो जो है ना पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं रहता कि ये जो है कहाँ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों कंपेयर कीजिए और फिर मालूम करें वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कंसिस्टेंट क्या है। कंसिस्टेंट उन इक्वेशंस उन्हें कहते हैं जिनका सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट इक्वेशन किसे कहते हैं, जिनका सॉल्यूशन हो। जैसे यानी कि पैरेलल लाइन का केस नहीं होना चाहिए। पैरेलल लाइन का केस होता तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्या सॉल्यूशन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पैरेलल लाइन का केस नहीं होना चाहिए। आपको ये देख, तो कौन से दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो तब भी इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये सॉल्यूशन है। दोनों लाइन आपने ड्रॉ की, ये पहले 2 पॉइंट आ गए पहली लाइन के, दूसरी लाइन ड्रॉ की वो भी इसी पे आ रहा है, तो ये जो है क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट। इस केस में भी मतलब इस केस में भी सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन है, जो एक लाइन पर है और दूसरी पर है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए दोनों का सॉल्यूशन। इस केस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सही है ना। तो लाइन, तो इसी कंडीशन आपको याद होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तो इसका केस हो गया। इसका केस है क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये केस हो जाता है। तो अगर ये दोनों केस हैं तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है। मैं लिख देता हूँ, इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर है ना यहाँ पर, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में भी हो सकती है, x y z भी हो सकते हैं, तो ये भी लिखना ज़रूरी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हालांकि ये अंडरस्टूड है कि 2 वेरिएबल में हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेंशन कर देते हैं, इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो आपके कोर्स में है नहीं 3 वेरिएबल्स वाली। इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आर पहला केस इंटरसेक्टिंग है, डेट इज
क्या मतलब हुआ कि A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। C1/C2 का यहाँ कोई रूल नहीं है। आर इंटरसेक्टिंग सेकंड और कोइंसिडेंट, यानी ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे पर आ रही हैं, कोइंसिडेंट। इसी कंडीशन है, डेट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सिर्फ एक केस रह गया है जब लाइंस पैरेलल होंगी तब वो इनकंसिस्टेंट होंगी। अब मैं लिख देता हूँ इनकंसिस्टेंट भी लिख देता हूँ इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होंगी? इनकंसिस्टेंट। तीसरा केस जो रहेगा वह लाइन्स आर पैरेलल। ये सब लैंग्वेज नहीं लिखना, मैं लिखना हमें चाहिए फिर पेयर ऑफ लाइंस इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर पैरेलल देन इट इज। मैं सिर्फ यहाँ पैरेलल लिख रहा हूँ, सही है, ये समझ जाएंगे आप लोग। पैरेलल डेट इज, इसी कंडीशन क्या थी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये बराबर नहीं होना चाहिए, तब जो है ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। फिगर बना लीजिए ताकि और याद रहे आपको कि अगर इस तरह का पैरेलल लाइंस होगी तो ये इनकंसिस्टेंट होगी। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। वहाँ पे कैलकुलेट भी करना और आगे भी, यहाँ ज़्यादा ये बल्कि ज़्यादा आसान है, सिर्फ ये लिखना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। पहले पढ़ लीजिए, चलिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशो दिस A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन में लिख रहा हूँ 3x + 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 3y इज इक्वल टू 7। अब देख लीजिए, ये पहली इक्वेशन के A1 B1 C1 है, दूसरे के A2 B2 C2 है। अगर आप चाहें तो वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे कर लेते हैं, तो मैं भी लिख देता हूँ कि जो इक्वेशन हमने लिखी है उसमें जो है इक्वेशन 0 के इक्वल लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये 0 के बराबर लिखा था, तो इसी फॉर्म में हम इसे ले आते हैं 3x। हालांकि मेरे ख्याल से कोई ज़रूरी है नहीं। हाँ, ये ज़रूरी है कि दोनों कॉन्स्टेंट टर्म अगर राइट हैंड साइड से इधर है तो इधर ही हो, पहले हैं तो पहले ही हो। लेकिन ये जैसे कि वो मतलब डिफाइन किया ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 2x - 3y के साथ इधर आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, A1/A2 इज इक्वल टू 3/2, B1/B2, B1 ही पहली इक्वेशन का, B2 दूसरी इक्वेशन का, 2/-3। यहीं से हमें मालूम हो गया कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो मतलब ही नहीं होता कि ये जो है पैरेलल हो या इंटरसेक्टिंग लाइन है। हेयर लिख लीजिए, चलिए। हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसे चाहें तो आगे लिख दीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन। इन्होंने ये पूछा नहीं है वैसे, इन्होंने इसका फाइंड वेदर द फॉलोइंग कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो आप नतीजा ये लिख देंगे क्या है, कंसिस्टेंट। और जाहिर सी बात है इंटरसेक्टिंग लाइन है, कंसिस्टेंट। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 4x - 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकालते हैं। A1/A2 आ गया 2/4, जो कि नेचुरली 1/2 आ गया। B1/B2 निकाल लीजिए, वो हो जाएगा -3/-6, ये भी 1/2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1/2। अब रह गया मसला C1/C2 का। ठीक है, ओहो, यहाँ मैं जो है इसे वो इधर लेकर नहीं आया,
जैसे कि ऊपर ले आया था, वो ध्यान नहीं रहा। तो अब देखिए कोई फ़र्क नहीं की बात नहीं है, C1/C2। भाई इसका ध्यान रखिए कि इक्वल टू के दोनों एक तरफ हों, ये तो इधर या उधर, ये इधर, क्योंकि इधर जब आएगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। बल्कि आप ये ओरली कर सकते हैं कि या 8 को इधर लेकर आए तो -8 आ गया, ठीक है, इसको 9 को इधर लेकर आए तो -9 आ गया, इज इक्वल टू 8/9। तो कोई फ़र्क की बात नहीं है। दूसरा जो है आपका MCQ है, ये तो आपको रफ करना पड़ेगा, जो कुछ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, वहाँ पर करके तो दिखाना है नहीं। तो नतीजा ये हुआ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2 इसके बराबर नहीं है, नहीं है ना, सब 1/2 1/2। अब ये दो तो बराबर आ गए, बराबर नहीं, ये कौन सा केस होता है, याद होगा आपको, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का केस बताया था आपको, ये वाला केस, ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैं एक क्वेश्चन और कर दूँ, फ्रैक्शन वाला ये कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th 5th में भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो मैं 3 कर देता हूँ आपको, 3rd पार्ट। ये बाकी आप खुद करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर फ्रैक्शन में आ रहा है 3/2x + 5/3y। देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि हाथ के हाथ 7 को इधर ही ले आता हूँ, इधर लिखा है = 7, तो एक लाइन -7। जब आप बोर्ड के पेपर में करें तो उसको जैसे कैलकुलेशन करना हो ना, तो बल्कि ये लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ तो आप ये देख के लिख लेंगे A1 यहाँ पर, वहीं जब पेपर में देख लेंगे है, ठीक है ना, वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बल्कि लिखिए मत उसे, मतलब खामखा टाइम ख़राब होगा ना, पेपर में जो कुछ हो सकता है पेपर में कीजिए। -14 = 0, ठीक है। ये अब आ जाए आप A1/A2 पर। A1/A2 पर आएंगे आप, एक मिनट ज़रा मैं ये देख लूँ कि कैमरे से बाहर ना चल जाए, यहाँ तक लिखना है मुझे। हाँ, A1/A2 = 3/2/9। या A1/A2 जो है फ्रैक्शन में, वो फ्रैक्शन में लिख लिया। मेन लाइन ये है कि इस नंबर को इससे डिवाइड करना, ये बहुत ज़रूरी कि इस नंबर से फ़र्क पड़ जाता है। अगर इसी तरह से इसको आप पहले सॉल्व कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 मेन लाइन ये वाली है, 3/2, यानी इसके बाद का जो डिवीज़न की लाइन होती है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 9/1 है ये, तो ये 1/9 हो जाएगा। इसे कैंसिल किया, 3 दूनी 6, 3 3 9 = 1/6, ठीक है। अब हम दूसरे पेज पर आ जाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 1/6। अब आते हैं हम B1/B2 पर। B1/B2 क्या होगा, B1/B2 होगा 5/3, ठीक है ना, और इधर से आ जाएगा -10। B1/B2 = कितना है, B1/B2 5/3, यहाँ लिख देता हूँ, ताकि अगर आप किताब ऐसे आपके पास खुली हुई होना चाहिए। 5/3 / -10, मेन लाइन ये, दूसरा नंबर ये, = 5/3 × 1/-10। इसे आपने कैंसिल किया तो 5 दूनी 10 आ गया, और ये हो गया आपके पास -6, तो -1/6 आ गया। पहले कितना आया था, पहले आया था 1/6, अब आ रहा है -1/6। तो ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये केस होता है तो लीनियर यूनिक इक्वेशन का होता है, एक ही हल होता है, लाइनें इंटरसेक्ट कहलाती हैं, और ये कंसिस्टेंट होता है, जो हमें जवाब लेना है, ठीक है। अब देखिए बाकी क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह के हैं। ये A1 A2 3 ये कर दिए मैंने, 2 ये हो गया, 3 यहाँ कर दिए, 6 बहुत हैं, बाकी आप खुद देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये सेम क्वेश्चन होगा, A1/A2 = B1/B2, वो देख लीजिए क्या केस आ रहा है उसमें से, और वो आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन चल रहा है, इतना तो वही है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द इक्वेशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो उस केस में, यानी कि कौन से दो केस होगा, एक तो जब वो इंटरसेक्टिंग कर रही है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दूसरा केस होगा A1/A2 = B1/B2 = C1/2। ये कंसिस्टेंट के केस है, तो अगर है तो फिर ग्राफ ड्रॉ करिए,
देखिए इक्वेशन इतनी सिंपल इक्वेशंस हैं कि इसे मुझे करने की ज़रूरत है नहीं, मैं सिर्फ इसे आपको ओरली करके दिखा देता हूँ। अगर ऐसे ही है ना तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पर देखिए A1 कितना है 1, A1/A2 कितना हो गया 1, और यहाँ से कितना हो गया 2, 1/2 आ गया है, ठीक है। और ये देखिए B1/B2 कितना आ गया, ये आ गया 1, और ये कितना आ गया 2, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। C1/C2 देख लीजिए, ये इधर है क्योंकि, तो इधर है माइनस हो गया, -6 -5 -10, ये भी 1/2 हो जाएगा। तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर होने का मतलब दे आर कंसिस्टेंट। इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल बना लीजिए। अब x + y = 5, तो इसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1 × 4 5 होता है, 1.14 ले लें, 2 3 5 होता है, अकेले लें 2 5 होगा, सही है ना। तो इससे आपका ग्राफ आ जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचोगे तो ये भी ऐसे उसी पे आएगा ग्राफ, क्योंकि वो आ रहा है कंसिस्टेंट पे, कौन सा आ रहा है, ओवरलैपिंग वाला है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस पर कोई से भी पॉइंट ले लिए 1 2 3 वगैरह आ जाएंगे सब आसानी। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो 1/3 आ गया, ठीक है ना। दूसरा आ जाएगा -1/-3, -7 कैंसिल हो गया 1/3, ये दोनों बराबर आ गए 1/3, और 8/16 आ गया 1/2, ये बराबर नहीं आएगा तो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये खत्म हो गया। तीसरे में आ जाइए 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, तो A1/A2 2/4, B1/B2 1/-2, तो यहाँ से ये मालूम हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन है और कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो उनका ग्राफ खींचना है, ये भी मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि थोड़ा सा 2x + y - 6 = 0, इसे y के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो 6 को इधर लाए -2x आ गया, x को वैल्यू देते रहो, y की वैल्यू आ जाएगी, ड्रॉ कर लीजिएगा। दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। इसको पहले ऐसा करो 2 से, देखिए इक्वेशन में किसी भी नंबर से किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हर नंबर डिवाइड करना है। इसे डिवाइड किया 2 से, ये नज़र आ रहा है ना 2 से डिवाइड हो रहा है। 2x - y - 2 = 0, सही है। इसको y को इधर ले, क्योंकि ये अकेला है, -y = 2 - 2x, सबके साइन बदल दीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, हमें प्लस चाहिए। तो जब इक्वेशन में सबसे मोटा सा रूल ये है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है तो सबको डिवाइड करना है, साइन चेंज करने हैं तो सबके साइन चेंज करने हैं। ये चेंज किया, ये -2 हो गया, +2x गया, और इनकी वैल्यू दीजिए, ग्राफ आएगा, ड्रॉ कर लेंगे। अब आ जाइए फोर्थ पर, यहाँ पर 2x/4x, तो ये आ गया 2/4, 1/2, -2/-4, तो ये भी एक माइनस से माइनस कैंसिल होकर 1/2 आ गया। ये है -2/5, तो यहाँ ये आ रहा है A1/A2, क्योंकि कितना आ गया 1/2, B1/B2, ये भी 1/2 आ गया। लेकिन C1/C2 देखें, B1/B2 और B ये तो बराबर आ गए, लेकिन C1/C2 का क्या हो रहा है, ये आएगा आपके पास -2/5, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो नेचुरली ये पैरेलल लाइन से और इनकन्सिस्टेंट है ना। तो ये आप कर लीजिए, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने किए हैं। इसलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth, its width is 36 centimeter। आप लंबाई जो है वो पेरीमीटर जो है इसका 36 दे रखा है, किसका, रेक्टेंगल का। एक रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर जो है, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, इसका पेरीमीटर चारों साइडों का सम, हाफ द पेरीमीटर 1/2, पेरीमीटर के लिए p लिख देता हूँ मैं, पेरीमीटर का आधा, वो 36 हमें दे रखा है। और ये कह रहे हैं ये लंबाई जो है ये इससे ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ऐसा करें, इसे x ले लें, तो इसे x+4 ले लें, नहीं हमें याद रखिए हमें 2 वेरिएबल्स में बनाना है यहाँ पे। हालांकि x+4 से ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन क्योंकि 2 वेरिएबल्स बनाना है तो हमें इसे y लेना पड़ेगा। अब इनसे हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे। एक तो कह रहे हैं कि पेरीमीटर आधा है, तो आधा है तो पूरे को निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो आप ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 और पेरीमीटर्स का निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए फिगर यहीं बना ले, थोड़ा सा आसान भी रहेगा शायद आपको ज़रूरत। ये हमने फिगर बनाई, इसको जैसे कि मैंने बताया आपको, x ले लीजिए, मीटर्स में लिखना है इसके आगे, ये y मीटर्स ले लिए, ठीक है। अब आप लिख लीजिए, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल
हम देखिए लेंथ हम सपोज कर सकते हैं, ठीक है, ये ठीक के लिए LENGTH वो एकदम जहन से निकल जाता है कि एक वेरिएबल में कर रहे हैं, दो वेरिएबल। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख लें, रेक्टेंगुलर गार्डन, मैं सिर्फ रेक्टेंगल लिख रहा हूँ, रेक्टेंगल B X मीटर, सॉरी Y मीटर लिए लंबाई हमने, B Y मीटर, एंड ब्रेथ, ये विड्थ इन्होंने यूज़ किया, विड्थ यूज़ लिख लेता हूँ मैं, एंड द विड्थ B X मीटर, पहले ये लिख लेते हैं हम। खैर लंबाई को एक्स, ये हमने विड्थ को एक्स ले लिया, ब्राइट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो पेरीमीटर हमें मालूम है, फार्मूला क्या है पेरीमीटर का, 2L + B, लंबाई जमा चौड़ाई। तो इससे लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इन चारों को आप जमा करना है तो दो मरतबा लंबाई आएगा, दो मरतबा चौड़ाई आ जाएगा, फार्मूला ही बन जाएगा। तो ये निकालते हैं हम, 2 × L मैंने लिया है Y और ये लिया है, तो चलो यहाँ Y + X लिख देता हूँ, ये आ गया। ये बराबर दे रखा है आपको पेरीमीटर के, पेरीमीटर = 2 × 36। मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर कि अभी यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया, क्योंकि पेरीमीटर जो है आधा पेरीमीटर 36 है, तो P जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो 72 आ जाएगा। जब आधा 36 है तो 72 हो गया। तो अगर आप चाहें तो चलो पहले आसान तरीके से कर देता हूँ, हालांकि 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, अब पता नहीं आप लोगों को आता है नहीं आता कैंसिल करना, इसलिए मैंने, वैसे अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल। X + Y, Y + X और X + Y में कोई फ़र्क नहीं है, 4 × 5 = 5 × 4 के होता है, ठीक है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन। तो X + Y = अब आप क्या करेंगे, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जो तो एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है, = 36, वही आ गया याद, = 36। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये है, ये जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, यानी ये 10 है, ये 10 है तो 14 है, ये 15 है तो 19 है, ये 20 है तो 24 है, यानी सीधी सी बात है, ब्रैकेट में अगर हम 4 जमा कर दें तो लंबाई के बराबर आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लिख देता हूँ मैं, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन ब्रेथ, अगर आपको याद रहे तो अच्छा है। तो आप यहाँ पे लिखिए, लेंथ मैंने क्या ली है, Y ली है, Y = X + 4, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास आ गई, दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली, ग्राफ बनाना है इनका, और ग्राफ बनाकर इन्हें फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, इन्हें ग्राफ बनाकर कीजिए। अलजेब्रिकली हम अगली एक्सरसाइजेज में करेंगे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पहली इक्वेशन क्या है, X + Y = 36, X को वैल्यू दे दो 10। अच्छा, और ऐसा करता हूँ, मैं टेबल बना देता हूँ। ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिएगा। पहली ये इक्वेशन है, पहली X + Y = 36। यहाँ मकसद रिवीजन कराना है, कभी कुछ जहन से निकल गया हो कैसे, X यहाँ X लिखते हैं, यहाँ Y लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को आप लिखिए, Y = लिख लो, X = लिख लो, मैंने Y लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पहले लिख रहा हूँ मैं, ये आ गया। अब आप X को यहाँ वैल्यू देनी है, X को वैल्यू देनी होती है। अब क्योंकि 36 है तो बहुत छोटा मत लो, ऐसा कर लो, ये भी 18 ले लो, ये भी 18 ले लो, यहाँ 18 रखोगे, 18, 36 - 18 आ जाएगा। एक को जो है X को 20 ले लीजिए, तो ये 36 में तो 20 घटाएंगे तो 16, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास Y = X + 4। ये तो बिल्कुल ओरल ही है कि X की वैल्यू में 1 ऐड, Y की वैल्यू में X की वैल्यू के साथ 4 ऐड करते रहो, X को वैल्यू दे दो, उसमें 4 ऐड कर लो। यहाँ पे ये लिखा ना, X में 4 जमा करो, X Y, X को वैल्यू मैंने दी, ज़रा यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है तो उसके हिसाब से वरना तो 1 और 4 वगैरह दे सकते हैं। और वैल्यू ऐसी दी, 2 से डिवाइड हो रही होगा, जो अभी बताता हूँ मैं। यहाँ मैंने दे दी वैल्यू, मान लो 10, तो ये आ जाएगी 14। आप इतना बड़ा ग्राफ खींचेंगे, एक को 12 वैल्यू दे दो, तो 12 और 4 16,
इत्तेफाक से आंसर भी आ गया, यहाँ पे देख कर ही मालूम हो रहा है ये दोनों में कॉमन है। तो 12 16 ही आ गया। अब जो आप ग्राफ ड्रॉ करें, चलो ये ऐसे एक्स एक्सिस खींचेंगे, ऐसे वाई एक्सिस खींचेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास एक्स डैश होगा, इधर जो है एक्स होगा, इधर वाई होगा, इधर वाई डैश हो जाएगा। अब यहाँ जो आप नंबर लिखें ऐसे लिखिए 2 4, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है, 20 तक आप कहाँ तक लिखेंगे, तो यहाँ आप किसी भी यूनिट का डबल लिख सकते हैं। बराबर नंबर बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ऐसे 2 4, ये सब मैं रफ कर रहा हूँ, 6 8 10। आप बराबर का ख्याल रखिएगा, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना, तो ज़रूरी नहीं कि बराबर आ रहा हूँ। स्केल रखने के बाद 14 कहाँ तक चाहिए हमें, तकरीबन 20 तक चाहिए। 14 16 18 और ये 20 ही आ गया। ऐसे इधर लिख देंगे, इधर हमें ज़्यादा ज़्यादा कौन सी 18 चाहिए, यहाँ पर भी 2 4 6 8 10। अब ये पॉइंट्स जो है आप प्लॉट कर ऐसे कर लीजिएगा, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वही सोल्यूशन आएगा। और यहाँ साफ देखने, अच्छा ये तो अलग आ रहा है, नहीं ये सोल्यूशन नहीं, तो वहाँ आपको देखने से मालूम हो जाएगा क्या लंबाई है क्या चौड़ाई है ना। अगले क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x - 3y - 8 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। यानी क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, हमें एक इक्वेशन लिखनी है, पहले वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। ठीक है ना, कैसी लाइन लिखनी है हमें, इंटरसेक्टिंग लाइन लिखनी है जो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमें चाहिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 जब ये इंटरसेक्टिंग होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, a1 लिख देता हूँ 2, ठीक है, बटा यहाँ पे सोचना है क्या लिखना है हमें। दूसरा आ जाएगा आपके पास नॉट इक्वल टू b1 कितना है 3। अब हमें ख्याल ये रखना है कि जो दूसरी इक्वेशन है दोनों बराबर ना आ जाए। जैसे यहाँ 4 और 6 लिखोगे तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो ऐसा ख्याल रखने के लिए हमें 2/7 कुछ भी लिख दो या 5 लिख दो। अब ये देख रहे हो आप दोनों बराबर नहीं है, तो बस अब दूसरी इक्वेशन नीचे के हिसाब से, ये तो आ गए ना a1 a2, ये तो a1 a2 है, b1 b2 है, तो 7x + 5y, या तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी लिख दो। ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई। सेकंड इक्वेशन में है आपको पैरेलल लाइंस चाहिए। पैरेलल लाइंस की कंडीशन थोड़ा याद कर लीजिए। पैरेलल लाइंस वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब a1/a2 जो है वो तो हमें मालूम ही है क्या है, b1/b2 b1 ये मालूम है क्या है, c1 जो मालूम है हमें -8 है। अब हमें ऐसे लिखना है कि दोनों तो बराबर आ जाएं, तो बराबर आ जाए तो ऐसा करो दुगना कर ले, इसका दुगना लिख दो, 2 दूनी 4 1/2 आ जाएगा, इसका भी दुगना कर दो, ये भी 1/2 आ गया, 1/2 ये 1/2 ये जो है ऐसा कर लो कि 1/2 ना आए, ये आ गया। अब लिख दो इक्वेशन, क्या आ जाएगी 4x + 6y + 7 = 0। ये आपकी पैरेलल लाइन्स आ गई, सिंपल। थर्ड इक्वेशन है कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन्स में क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। तो लिख लो पहले कंडीशन, तो आसानी रहेगी। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, तो a1 b1 c1 तो पहले लिख लो। अब हम ये चाहते हैं सब बराबर आ जाएं, तो ऐसा करो सबके दुगना 3 गुने लिख दो। चलो दुगने पहले लिख दिए, इसका दुगना तिगना लिख दो 6 आ गया, इसका तिगना लिख दो 9 आ गया, इसका तिगना लिख दो 24 आ गया। अब आप देखोगे ये 1/3 आ गया, ये 1/3 आ गया, ओ माइनस है वहाँ पर, तो हमें यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा ताकि माइनस से माइनस कैंसिल होकर 1/3 ये भी आ जाए। सही है, तो ये आपके पास कैसी लाइनें आ गई, कोइंसिडेंट लाइन आ गई।
सही है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें ज़रा। मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, एक मिनट इतने मुझे वो मिल जाए तो अच्छा है। ये आपको हाँ ये है, ये मैंने क्योंकि इक्वेशन बनानी थी मैंने पहले बना के रख ली थी। इसमें है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने, एक क्या आएगा एक ही आएगा। ये देखिए, एक ये लाइन आएगी एक ये लाइन आएगी। डिटर्मिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बन रही है इन दो लाइनों से बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस ये है, इसके साथ एक ट्रायंगल बन रही है। शेड द ट्रायंगुलर रीजन। देख लो पहले, आसान इक्वेशन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x को मैंने, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये इसी का ग्राफ खींचा है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल, ये है ना। अच्छा, तो इसको 1 इधर ले आए। अब हमने जो है करा है, मैंने ऐसे ओरली कर दिया है। ओरली कर लो, यहाँ पे x को 0 वैल्यू दे दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, x को 3 वैल्यू दो तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। देख सकते हैं, आपको ऐसा मसला है नहीं। दूसरी इक्वेशन ये थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसे मैंने y के लिए सॉल्व कर लिया, y इज इक्वल टू, दोनों को इधर ले गए, ये प्लस का 12 हो गया इधर अपॉन 2, और ये वैल्यूज आपने दी तो ये आ गई। इनके हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब ज़रा मैं 1 मिनट ये देख लूँ, यहाँ पे लिखना ध्यान दें क्या लिखना है। मैं ये जो है 0 1, ये है 0 1 और 3 4, ये इसका ग्राफ है। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये नेचुरली इसके एरो भी रह गए हैं। ये एरो बना लेना अच्छा रहता है क्योंकि लाइन की कोई लेंथ नहीं होती। इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं इन तीनों से जो ये जो हिस्सा आ रहा है इसको शेड करना है। एक तो ये लाइन आ रही है, एक ये लाइन आ रही है, ये एक्स एक्सिस आ रही है। इन तीनों से ये हिस्सा आ रहा है, ऐसे शेड करना है आपको। ये कर लीजिएगा आप, शेड तो कर ही सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें आप अलजेब्रिकली जो शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल से इसी में से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इसमें से आपको ग्राफ बना हुआ देंगे, ऐसे ग्राफ नहीं देंगे, इसमें से आपको ग्राफ बना हुआ दे सकते हैं और ये पूछ सकते हैं ये लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, या और भी मैं आप ये जो सैम्पल पेपर उनका आया हुआ है वो मैं बनाऊँगा। उसके बाद अपना कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। जो चेंजेस हो सकती हैं उसके पहले सैम्पल पेपर इंशाल्लाह 1-2 दिन में शुरू करेंगे, 2-3 दिन में, 1-2 दिन में शुरू करेंगे। उसको आप उसमें जो बोर्ड में के आए हुए हैं CBSE के जो आए हैं, वो 2 पेपर आए हैं, बेसिक के लिए कि स्टैंडर्ड के लिए, वो दोनों सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मैं अपने सैम्पल पेपर आपको कराऊंगा और वो भी बहुत कामयाब रहेंगे। 3.3 शुरू करना है जो अलजेब्रिकली करना है हमें, है ना। और वो फिर नेक्स्ट पीरियड पर, नेक्स्ट वीडियो पर। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।